ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। पत्रकार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और आज भी अलग अलग राजनीतिक दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी की नीतियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कुछ सामाजिक संगठनों के संयोजक वो सब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। मैं कुछ नाम तो विस्तार में है तो लिखित में भी हम देंगे, लेकिन कुछ नाम मैं आपको अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। चौधरी बृजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद अलीगढ़, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चौधरी विजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद अलीगढ़। श्री राम दुलारे भार्गव, बसपा छोड़ करके पूर्व ब्लॉक प्रमुख है सिधौली के, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चौधरी लियाकत अली साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री सहारनपुर, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सहारनपुर। श्री डॉक्टर सुनील कुमार राजवंशी, पूर्व जोनल इंचार्ज हैं लखनऊ मंडल के, बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री अब्दुल रशीद खां, बसपा के प्रभारी हैं बहराइच, वो बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री मजाहिर राणा जी, सहारनपुर, एडवोकेट हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री विष्णु जाटव और कृष्ण कुमार एडवोकेट जेवर, वो भी बीएसपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री मोहम्मद सगीर अलीगढ़, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री ब्रजेश कुमार गौतम गोरखपुर, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री विष्णु कुमार गौतम नोएडा, सुभाष गौतम, इंद्रजीत सिंह जाटव, रूप सिंह जाटव, कृष्णकांत, ये सब नोएडा जेवर क्षेत्र के हैं। बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में ये लोग शामिल हो रहे हैं। प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं, उनके साथ 40 प्रधान हैं। श्री अर्जुन सिंह भोलू, जो प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे पुराने साथी श्री जमीरुल्लाह, पूर्व विधायक अलीगढ़, वो फिर से समाजवादी पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है। हाँ ठीक है, हाँ जी। और श्री अश्वनी उर्फ सूरज जायसवाल, बीएसपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुछ नाम तो मैं बाद में आपको लिखकर भेजूंगा। इनके साथ दूसरे हॉल में सैकड़ों साथी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लोधी राकेश राजपूत जी, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका हम स्वागत करते हैं। और हाजी रिजवान साहब भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चौधरी विजेंद्र सिंह के साथ अलीगढ़ से कपिल शर्मा, यूथ कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट हैं वहाँ अलीगढ़ में। इंद्रदेव चौहान, जो सुरेंद्र चौहान जी के पुत्र हैं, और लोकेश चौधरी, मोहित बंसल,
ये सब अलीगढ़ के हैं और चौधरी विजय सिंह जी के साथ आए हैं, ये भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब लिस्ट लंबी है, लेकिन आप लोग देर से इंतजार कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि तो आप जी, अच्छा, मैं चौधरी विजय सिंह जी से निवेदन करता हूं वो कृपया आएँ और आप लोगों के बीच में अपनी बात रखें। सम्मानित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी, उनके साथ में बैठे हुए हमारे बड़े भाई सलीम शेरवानी साहब, मंच पर सभी हमारे गणमान्य नेतागण जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी की अध्यक्षता ग्रहण की है, सामने भी बैठे हुए सभी महान भाव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व को स्वीकार कर आज सदस्यता ग्रहण किए हैं, और हमारे प्रेस बंधुओं, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में जो आस्था और विश्वास उनमें पैदा हुआ है, ये उसी का परिणाम है कि आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के बहुत से सांसद, विधायक, बड़े बड़े नेतागण आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। प्रेस बंधुओं, में सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। देश के लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, जनता अपना सजग प्रहरी राजनीतिक संवैधानिक रूप से चुनती है, लेकिन आज पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, चाहे आपके छात्र जीवन के लोग हों, वो सभी ऐसा महसूस कर रहे हैं वर्तमान सरकारों के कार्यकाल में कि जैसे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। मुझे बात कहने में संकोच नहीं है कि आज पूरे प्रदेश के, देश की आवाम इस बात को महसूस करती है, नेतागण, सभी दलों के राजनीतिक लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जब हम जनता के हितों को सुरक्षित रख नहीं सकते, केवल वो सुरक्षित रखने के लिए आज माननीय अखिलेश जी की तरफ नजरें उठा के देख रही है। साथियों, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जिस राजनीतिक नेता के अंदर संस्कारों का साथ स्वभाव और लंबी सोच हो, जिसमें प्रदेश के सभी सर्वांगीण विकास के आईना दिखाई देता हो, और निश्चित ही प्रदेश ही नहीं देश का भविष्य बनने की सारी क्षमताएं अपने अंदर रखते हैं। आज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मुझे तो पहला दिन बैठने का नसीब हुआ है। देखिए, मैं 4 बार एमएलए भी रहा हूं, सांसद भी रहा हूं, सारे पदों पर रहा हूं। सिर्फ मुझे जो आकर्षण हुआ मेरा उनके प्रति या मेरे लोगों का हुआ, वो सिर्फ एक सच्चाई की जो उनके अंदर एक सच्चाई की झलक है, और सच्चाई किसी सत्य को स्वीकार करते हैं। अगर अपने अंदर भी कोई कमी है तो उसको स्वीकार करना ही बड़प्पन की बात होती है। सवाल है, राजनेता एक आईना होता है। आज जो राजनीतिक नेता के अंदर सोच की, विचारधारा की जो आवाम को एक आभा दिखाई देती है, जो आगे चल के उनके विकास और सम्मान की दिशा देती है, वो उनके अंदर दिखाई देती है। आज दोस्तों, साथियों, में इतना ही कहना चाहिए, प्रेस बंधुओं, आज सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रदेश को जनता के हितों की सुरक्षा की लड़ाई कौन लड़ सकता है। आज पूरे देश का किसान, नौजवान, पिछड़े हों चाहे दलित हों, सभी लोगों के अंदर इस तरीके की भावना पैदा हो गई है कि ये सरकार किसी के हितों के ये सुरक्षित नहीं रख सकती है, बल्कि सरकार दोहन कर रही है।
और इस दृष्टि से आज एक उस नेतृत्व की आवश्यकता है जिसकी सारी दक्षताएं माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर दिखाई देती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि आने वाला वक्त की देश की जनता की मान सम्मान, भविष्य और विकास उनके हाथों में सुरक्षित होगा, ऐसी आशा और मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेस बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि सवाल इसका नहीं कि हम सारे लोग किसी पार्टी की बुराई करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हो, नहीं, बहुत कुछ मिला है हमको सब जगह में, लेकिन आज इस बात का विश्वास हो चुका है कि जो राजनीतिक दल इस भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम नहीं है और आज जनता के हितों के लिए, अखंडता के लिए लड़ाई लड़ना एक ताकत के साथ आवश्यक है। इसीलिए जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए, एक सुरक्षित प्रशासन से देने के लिए हम आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बड़े भाई शेरवानी साहब का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय अखिलेश जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से प्रदेश को एक दिशा देंगे और हम लोगों को एक इस तरीके के रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेंगे जिससे जनता के हित सुरक्षित रह सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवादी पार्टी। अब 2 मिनट के लिए पूर्व विधायक श्री जमीरुल्लाह अलीगढ़। आली जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव साहब, मेरे सरपरस्त सलीम शेरवानी साहब, मेरे बड़े भाई चौधरी बिजेंद्र सिंह साहब और यहाँ मौजूद सभी मंच पर जिन्हें बुजुर्ग दोस्तों, साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आज के बाद जो मेरा कदम उठेगा वो सिर्फ एक ही चीज़ की नहीं उठेगा। मेरा मकसद जीने का जो होगा वो सिर्फ एक ही चीज़ की नहीं होगा कि देश का प्राइम मिनिस्टर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाऊं और इंशाअल्लाह बन के रहेंगे। इस मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनेंगे और ज़िंदगी रही हमारी तो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों से और हम सब लोग देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर अखिलेश यादव साहब बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा साथी, जितने मेरे साथी हैं, जिन्हें मेरे सभासद सुन रहे हैं इस वक्त, जो मेरे 16 सभासद मेरे साथ आए हैं, जो मौजूदा सभासद हैं, पूर्व नहीं, और भी जितने साथी हैं, सब आपके लिए धन मन तन से आपके लिए काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। आपका ये रह गया क्या? अब मैं श्री राकेश राजपूत एटा। शायद बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोधी राकेश राजपूत, परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य सलीम शेरवानी साहब, उसी प्रकार से आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और सम्मानित मंच सभी पत्रकार बंधुओं से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सच्चाई को दिखाने की ताकत रखिए। आज प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है और मैं एक पहलवान होने के नाते, एक फिल्म एक्टर होने के नाते पूरे तन मन धन से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, और जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि आने वाले 2024 में हम पूरी ताकत से आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाएंगे। ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है, नहीं 22 में तो मुख्यमंत्री बनाना ही है, उसके बाद 2024 की भी लड़ाई है। ज्यादा समय न लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी ताकत से प्रदेश में और देश में समाजवादी पार्टी को जितनी मेरी क्षमता है पूरी ताकत से मैं उसे मजबूत करने में तन मन धन से, और साथ में जहां खून भी लगेगा मैं खून देने को भी तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी पार्टी।
मैंने कहा ये बोलना चाहते हैं लियाकत अली साहब भी, लेकिन हमने कहा बड़ी कुर्सी की तरफ मत दिखाना मुझे। लियाकत अली साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं सहारनपुर से। खाली जैसे तुम भी बोलना चाहते हो? अच्छा बोलो। प्रेस पे समय है? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो लंबा हम नहीं बोलेंगे, हम बहुत शॉर्ट। माननीय अखिलेश यादव जी, जनाब सलीम शेरवानी साहब, और मंच पर तभी हमारे काबिल एहतराम हमारे सम्मानित प्रेस के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी में शामिल कराकर हमें जो सम्मान दिया है। निश्चित तौर पर हम भी आज से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत के साथ जिस तरीके से हमने बसपा में काम किया था उससे कहीं अधिक हम मेहनत के साथ समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज जहां पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो माहौल ख़राब है, ये देश गांधी जी का है, लोहिया जी का है, ये गौतम बुद्ध का देश है। इसमें नफरत दरिंदगी की इस मुल्क में, इस सूबे में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, मगर उसके बाद भी नफरत को फैलाया जा रहा है। हम चाहते हैं धर्म के आधार पर नफरत की उस दीवार को गिराना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस सूबे के अंदर, इस देश के अंदर गांधी जी, लोहिया जी के उन विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर सकें। आज जहां पूरी की पूरी मानवता को खतरा पैदा हो गया, आज हमारे बुनियादी मसाइल पूरी दुनिया, पूरे लोगों के सामने मुंह भाई खड़े हैं। आज किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, सिसक रहा है, नौजवान आज बेरोजगारी की गिरफ्त में है, आज पूरे प्रदेश में नफरत का माहौल है। तो हम चाहते हैं कि हम इस प्रदेश से इन तमाम तर ताकतों को हम उखाड़ फेंकना चाहते हैं। हमारा एक ही टारगेट है, वी शुड टारगेट बीजेपी। हम इस देश से, इस प्रदेश से, और 2022 के अंदर हम निश्चित तौर पर पार्लियामेंट, विधानसभा के उस बंद दरवाजे को निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए पूरी ताकत के साथ, अपने वोट की ताकत से खोलने का काम करेंगे। तो मैं ज़्यादा लंबी बात न करते हुए हम पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे आकर तमाम तर गरीब, बेसहारा, मजलूम, तमाम उन लोगों को भी जोड़ने का काम करेंगे जिन्हें आज तक सम्मान नहीं दिया। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। अरे भाई वो प्रेस है यहाँ। क्या नाम है? जी हाजी रशीद खान, बिलायतपुर। आज सबसे पहले हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही लोकप्रिय और संघर्षशील, जुझारू, ईमानदार और हमारे प्रदेश व देश के जनता के दिल पे राज करने वाले, जन जन के मन में समाये हुए माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, महामहिम अखिलेश भैया का बहुत बहुत स्वागत करते हुए और उनकी लंबी उम्र के लिए हम दुआ करते हुए दीर्घायु की कामना करते हैं। आज हम माननीय अरशद खान साहब जो राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और अपना दल चलाए हैं और 40 साल का उनका राजनीतिक सफर रहा है, विधायक रहे हैं, उनके सरपस्थिति में हम समाजवादी पार्टी का दामन थामे हैं। हम, हमारा परिवार, हमारे लोग आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए जिएंगे और काम करते रहेंगे। भाइयों, खास करके हम अपने प्रेस बंधुओं से 2 शब्द कहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। आप सभी लोग जानते हैं दूसरी सरकार के 4 साल बीत गए हैं, जो विकास की गंगा बही थी, आज वो गंगा जाम हो गई है, रुक गई है। अमन चैन हमारे प्रदेश से, देश में खत्म हो गया है। जो सांप्रदायिक ताकतें थी उनका मनोबल आसमान पे बढ़ गया। चाहे अगला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे वंचित, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, हर समाज के लोग हमारी समाजवादी पार्टी जो पिछले सरकार रही है
उसमें अमन चैन से जो अपनी जिंदगी बिताए हैं, आज वो रो रहे हैं। आज हमारे नौजवान जो लैपटॉप से हो या जिनको समाजवादी पेंशन मिली, जो एक्सप्रेसवे हो, कितनी योजनाओं का कह दें कि जिनका कोई दिन भर अगर गिनाए तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। उनको याद याद करके पूरा प्रदेश और पूरा देश रो रहा है। हमको जो जिम्मेदारी, आज हम बसपा पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी नानपारा प्रभारी रहे हैं और बसपा की नीतियों से असंतुष्ट होकर छोड़ के और माननीय अखिलेश भैया के कार्यशैली से, नीतियों से, उनके कार्यों से बहुत ही प्रसन्न, संतुष्ट। और बात तो ये है, दिल की बता दें कि अगर हमारा सीना चीरा जाए तो उसमें अखिलेश भैया की मूर्ति मिलेगी। इसी बात को कहते हुए हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, हाजी रशीद अहमद और हमारे साथ लगभग हाजी रशीद अहमद खां ब्लॉक प्रमुख बल्हा नानपारा, और हमारे साथ लगभग 50 प्रधान हैं, वर्तमान और बीडीसी हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ मौजूद है भैया के पास। हम भैया से चाहेंगे कि उनका अभिनंदन जरूर कर दें कि उनकी दिल जो है और खुश हो जाए। और हम श्रावस्ती बहराइच में जहाँ भी भैया जिम्मेदारी देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ताज भैया के सर पे नहीं आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अर्जुन सिंह भोलू प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं और 40 प्रधान इनके साथ हैं। जल्दी करो यार। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष और हमारे अलीगढ़ से चौधरी बिजन सिंह मोहम्मद सगीर साहब के नेतृत्व में, और जमीरुल्लाह साहब अलीगढ़ के छात्र सभा के संघर्षी जिलाध्यक्ष, चौधरी रंजीत सिंह, कौशल दिवाकर जी, यशवी चौधरी जी। सबसे पहले ज़्यादा ना कहकर मैं क्यों भैया के समक्ष पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। सबसे छोटी इकाई प्रधान है और उसकी 2-3 बातें मैं कहूँगा कि सबसे पहले सरकार ने जो राम मनोहर लोहिया समग्र विकास गांव था वो बंद कर दिया। आपने उस योजना को शुरू ही नहीं किया। भैया की सरकार में प्रधानों का मानदेय 2500 से 3500 किया। जनेश्वर मिश्र योजना जिसमें एक एक गांव में 1-1 किलोमीटर सीसी होता था, आपने वो योजना ही बंद कर दी। बहुत से ऐसे काम हैं। और एक छात्र नेता होने के नाते पिछली सरकार में भैया ने 9 नई यूनिवर्सिटी बनाई और एक विधानसभा में एक पॉलिसी बनाई कि हर विधानसभा में एक विश्वविद्यालय बनेगा। आश्वासन समिति से आपने पास किया और बहुत सारी चीजें हैं। ज्यादा ना कहकर मेरे साथ 40 प्रधान भी ज्वाइन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर। और मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हम पार्टी के और भैया के संघर्षों में भैया से आगे और हम यश में हमेशा पीछे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं। दे दो, आप यहीं से पीछे से दे दो। अच्छा चलिए, धन्यवाद दे दो। अरे यार वो प्रेस उनका प्रॉब्लम हो गया। चलिए बस आप बाद में बुला देना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम मंच पर आसीन अच्छा बोल देना तुम भी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आप नहीं बोल बड़े भाई अखिलेश यादव जी को, और मंच पर हमारे बुजुर्ग बड़े भाई हमारे सरपरस्त सलीम इकबाल शेरवानी साहब और सम्मानित मंच, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और सामने बैठे मेरे पत्रकार बंधुओं, आज मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने 24 साल अपने बहुजन समाज पार्टी के साथ गुजारे हैं और पिछले 2017 में मुझे बहुजन समाज पार्टी से छर्रा विधानसभा का टिकट भी दिया, जिससे कि मैं चुनाव लड़ा और आप लोगों के बीच में यहाँ आज मैं भैया की समाजवादी पार्टी को आज मैंने दिल से चॉइस किया था, क्योंकि भैया की रीति नीति देखते हुए, भैया ने जो पिछली सरकार में काम किया है, मैं उससे प्रभावित होते हुए मैंने आज समाजवादी की सदस्यता ली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भैया का। और आगे आने वाले समय में मैं आप समाजवादी के साथ पूरी तरीके से भैया को 2022 का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ अपना काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका। जय समाजवाद, खुदा हाफिज। अब मैं सुनील राजवंशी जी बिल्कुल अच्छा ठीक, बहुत लास्ट में है और फिर उसके बाद अरे सुन लो।
अरे दूसरे दल से आ रहा है। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और यहाँ पर आए हुए मीडिया बंधु और तमाम दलों को छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी का मैं स्टार प्रचारक और जोनल कोऑर्डिनेटर लखनऊ मंडल रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का एक कारण कि वहाँ वोट भी दो और गाली भी खाओ। कहते हैं पासी साले वोट नहीं करते, मैं पासी समाज से बिलोंग करता हूँ सर। और बस मेरा एक ही मकसद है कि 22 में भैया को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। चलिए धन्यवाद। इनकी बात वो काट देना जो थोड़ा कह गए, थोड़ा नाराजगी। मंच पर हमारे साथ पूर्व सांसद आदरणीय सलीम शेरवानी साहब और आज बहुत ही महत्वपूर्ण लोग, बहुत ही जिनके पास राजनीतिक अनुभव है, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि अलीगढ़ और आसपास में बहुत बड़े पैमाने पे प्रभाव रखने वाले, कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, ऐसे नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री बृजेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही एक चौधरी लियाकत अली साहब हैं जो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला रहा सहारनपुर के, मैं उनका स्वागत करता हूं। लोधी राकेश राजपूत जी का स्वागत करता हूं। राम दुलारे भार्गव और उनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं सिदौली के, मैं उनका और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी हैं उनका भी बहुत बहुत समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं। अब्दुल रशीद खान साहब जो ब्लॉक प्रमुख रहे नानपारा के, बड़ी संख्या में हैं और बड़ी संख्या में इनके साथ साथी आए हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, इनके साथ जुड़े लोग हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, वो सभी लोगों का स्वागत और बधाई देता हूं मैं। साथ ही साथ अर्जुन सिंह जी जो प्रधान संघ चला रहे हैं, संगठन है उनका अलीगढ़ का, उनके साथ बड़े पैमाने पे कुछ साथी आए हैं और कुछ साथी नहीं आ पाए हैं। हम उन सभी साथियों का बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सुनील राजवंशी जी हैं, उनके साथ 100 लोगों से ज़्यादा लोग आए हैं, कार्यकर्ता नेता, मैं उनका स्वागत करता हूं। बड़ी सूची है जिसमें विष्णु कुमार जाटव जी से लेकर के कृष्ण कुमार एडवोकेट, ब्रजेश गौतम, सुरेश गौतम, ये सभी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इन सब का स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ रहे विधायक जमीरुल्लाह साहब, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी में करता हूं। मैं सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में जो संघर्ष और जो लड़ाई है उसमें समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा और हमें भरोसा है आप पर कि आप लोग जब साथ हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की और बड़ी ताकत बनेगी और जो आज सत्ता में लोग हैं उन्हें हटाने में हम लोग कामयाब होंगे। अभी हमारे कुछ साथियों ने बहुत बड़ा सपना दिखा दिया, हमारा इतना बड़ा सपना नहीं है। हमारी इच्छा यही है हम समाजवादियों की कि जो अधूरा विकास, जो अधूरी विकास की योजनाएं छोड़ दी थी, जिस रास्ते पे उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम समाजवादियों ने किया था, जनता में जाकर के हम समाजवादी नीतियों को, कार्यक्रमों को और अपने सिद्धांतों को पहुंचाएंगे और हमें भरोसा है कि जनता उन सिद्धांतों, कार्यक्रमों को समझ करके हमें समाजवादियों को फिर एक बार मौका देगी। वहीं जो हालात हैं देश में, किसान के ऊपर इतना अन्याय किसी सरकार ने नहीं किया होगा। किसान पर ऐसी लाठी, इस तरह का व्यवहार, इस तरीके से आतंकी हमला किसी सरकार के माध्यम से नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं
जिन्होंने किसानों को कभी भरोसा दिलाया था कि अगर सत्ता में आ जाएंगे तो कर्ज ही माफ नहीं करेंगे, बल्कि जो भी खेत में पैदा होगा उस पैदावार की कीमत बढ़ करके देंगे और ऐसा समय लाएंगे जिसमें हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी न किसी तरीके से सबसे ज्यादा किसान और गरीब को बर्बाद किया है। कौन नहीं जानता आज उत्तर प्रदेश में कि लूट हो गई धान की। इतनी बड़ी लूट धान की कभी नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। किसान अपना धान नहीं दे पाया। जिन केंद्रों को धान खरीदना था वो खरीदे नहीं, और जिन किसानों को कीमत भी मिली तो बताओ उन्हें क्या कीमत मिली होगी? 1100 रुपए। और सरकारी जो कीमत थी, जो तय थी, वो क्या कितने किसानों को मिल पाई? हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के और देश के जिस कोने से भी किसान आए हैं, कम से कम ऐसे काले कानून के खिलाफ उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। वो दिल्ली में जाकर के मांग रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग भी उन किसानों की मांगों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। जो कानून लाए गए हैं उन कानूनों से किसान की मदद नहीं होगी। हमारे देश के किसान की मदद तभी होगी जब सरकार आगे आए। सरकार मदद करेगी तो मदद किसानों की होगी। अगर किसान को बाजार में छोड़ दोगे, आप बाजार में के हाल पे छोड़ दोगे, तो हमारे किसान की कभी भलाई नहीं हो सकती। और जिस तरह के फैसले सरकार ले रही हैं उससे न केवल किसान बल्कि हमारा नौजवान और बड़े पैमाने से व्यापार बर्बाद हुआ है। हमें उम्मीद है कि जितने साथी आज हमारे साथ जुटे हैं, साथ आ रहे हैं, इन साथियों को जोड़ करके और बड़े पैमाने पर साथियों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी इन ताकतों को उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश आज जारी किया है जिस पर राज्यपाल ने मुहर लगा से हाथ को बड़े सजा का प्रावधान किया है सरकार ने, और योगी सरकार इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे अच्छा झूठ, उनसे बड़ा झूठ कोई बोल नहीं सकता। आज एक अखबार में, मैंने बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार में, और तमाम जो आज प्रतिष्ठित अखबार हैं उनमें खबर मैंने पढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि 2022 तक, अगले वर्ष तक, अगले से अगले वर्ष जब आएगा तो उत्तर प्रदेश में 10,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो जाएगा, वो भी सोलर एनर्जी का। जो कानून हमसे आप पूछ रहे हो कानून के बारे में, कभी आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि क्या वो सोलर पैनल के बारे में कुछ जानते हैं? 10,000 मेगावाट बढ़ा देंगे, भूल जाइए 10,000 मेगावाट। इस देश के राष्ट्रपति रहे 2 बार, और उस समय की समाजवादी सरकार ने कन्नौज में एक बहुत छोटा सा प्लांट लगाया था जिससे वहां के गांव को 24 घंटे बिजली फ्री मिलती थी, जिसमें उनका ट्यूबवेल चलता था, चक्की चलती थी, या उनकी जितनी भी जरूरत की चीजों की आवश्यकता थी बिजली की, उसकी पूरी पूर्ति वो प्लांट करता था। वो कुछ मामूली वॉट का होगा। आप उस गांव की फ्री बिजली को काट दिया आपने। आपकी जिम्मेदारी ये होती कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो व्यवस्था लागू की है, अगर वो अच्छी व्यवस्था है तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं फ्री बिजली दे पा रहे हो? अगर वो व्यवस्था लागू करते तो आज शायद हमारा किसान खुशहाल होता। और मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहीं पर आपसे भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे एक मिस्ड कॉल व्यवस्था थी, और मिस्ड कॉल व्यवस्था से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना ली। मिस्ड कॉल करिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाइए।
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना ली। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं, वो नंबर हमें बता दो, वो स्थान हमें बता दो जहां पर किसान को धान अपने पहुंचा दे और उसको कीमत मिल जाए। और जो कानून बनाने की बात है, कम से कम ऐसा कानून बना दो कि हमारे किसानों को आय दोगुनी मिलने लगे, गन्ने का भुगतान हो जाए, धान की कीमत बढ़ जाए। और वो कानून भी बना दो जिससे नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं तो रोजगारी आ जाए। देखिए, केवल साइकिल यहां नहीं, मुझे तो ये भी जानकारी है और आपको भी जानकारी है, हमारे प्रधानमंत्री जब दुनिया के दूसरे हिस्से में गए थे, वहां के प्रधानमंत्री ने एक साइकिल दी थी प्रधानमंत्री जी को। और मुझे लगता है ये जो मंत्री हैं चल रहे हैं साइकिल पे, और लोग भी चलते हैं, कई लोग चलते हैं, क्योंकि साइकिल गरीब की है, साइकिल किसान की है, साइकिल नौजवान की है, साइकिल उनकी भी है जो 2 लाख हमारे जवान भारत में उत्तर प्रदेश के ही सेवा कर रहे हैं सीमा पर। और समाजवादी पार्टी की साइकिल है, इससे अच्छा चुनाव चिन्ह हो ही नहीं सकता कोई। तो वो आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं कि क्या आने वाला समय है। वो साइकिल नहीं चला रहे हैं, वो आने वाला समय किनका आ रहा है वो बता रहे हैं। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत तेज हो गए। उत्तर प्रदेश में लगातार औद्योगिक विकास बड़े स्तर पर हो रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन अपनी पीठ औद्योगिक विकास के नाम पर थपथपा रही है, आंकड़े जारी कर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तब तक नहीं बेहतर हो सकती जब तक किसानों का हम भुगतान न करा दें। किसानों की आय जब तक नहीं बढ़ेगी, आप कोई सपना पूरा नहीं कर सकते। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हुआ है तो यह भी बता दो कि दुनिया में भारत भ्रष्टाचार में कहां पहुंच गया है। और फिर उत्तर प्रदेश का भी नंबर कहीं ना कहीं होगा। जब कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा ऊपर नंबर है हमारा, फेक इनकाउंटर्स में हमारा नंबर 1 है, और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, एक नहीं बड़ी संख्या में मैं कह सकता हूं, झूठे मुकदमे लगा करके। अब कल एक मिठाई वाला एक किसी के परिवार में कोई खुशी थी तो मिठाई लेकर के आया, तो मोतीचूर के लड्डू लेके आया। मैंने पूछा किस कीमत का है ये, तो 600 रुपए बताया उसने। मैंने कहा अगर यही किसी और दूसरी दुकान में लें तो हो सकता है 700 रुपए का हो सकता है 500 रुपए का हो। एक शहर में कई दुकानें ऐसी मिल सकती हैं जहां पर एक ही तरह का लड्डू न जाने कितनी कीमत का हो। है कि नहीं है ये बताओ। अरे बात तो खत्म हो जाने दो पहले। तुम भी पहले से मन बना के आए हो क्या? तो आप जांच करो, किसी की भी कुछ भी कर सकते हैं आप जिसकी जांच करना चाहो। हम कुछ भी कहें आप मानेंगे, वो तैयार ही नहीं है। आप लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के सब कुछ, लेकिन अपना नक्शा कब पास करा ये बताते ही नहीं है। यहां जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के किसी के नक्शे पास नहीं है। गांव में तो किसी की जमीन के कागज नहीं हो ना नक्शा पास है। जो हमारे दादा परदादाओं ने घर बनाए हैं उनके नक्शे ही नहीं हुआ करते थे और जमीन के कागज नहीं होते थे। ये गरीब तो भूल जाइए, आपके उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास जमीन के कागज नहीं है। तो आप जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं, पूरी तरीके से विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। और सरकार से ये पूछेगी कि किसान की आय बढ़ाने वाला कानून सरकार कब ला रही है।
आज तक आप पूछो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जांच इस बात की भी हो, आज लखनऊ में सबसे शानदार, सुंदर, अच्छा मॉल बना हुआ है। समाजवादी सरकार ने अपने सरकार के खजाने से लगाया है, सरकार के खजाने से, सरकार के खजाने से, सरकार का मॉल था। आज कीमत पता करिए क्या कीमत थी। आप बताइए, डिप्टी सीएम ने पत्र लिख करके कहा कि मुख्यमंत्री ने गलत किया या सरकार से गलत फैसला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या जांच हुई उसकी? आपके अधिकारी हैं, आप जो कह दोगे वो मानेंगे? ये कौन सी नई बात है सरकार में? सब अधिकारी आपके हैं। आप कभी सोचिए कि ये वो सरकार है जिसके एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हों। नहीं लगाए क्या आरोप? ये सरकार वो है, किसी को भी फंसा सकती, किसी को भी जेल भेज सकती है। और आप क्यों पूछते हो? आपके कई साथी जेल चले गए जिन्होंने कहा कि दाल में पानी है, दाल नहीं है। जेल गए कि नहीं गए बताओ? आप, हमें पता है कि आप हिम्मत जुटा के सच दिखाते हो, बताते हैं, लेकिन सरकार कैसी आप जानते हो। और किसी की भी जांच कर लो आप। ये सरकारों का पुराना तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है किसी को परेशान करना। और जहां तक मोहम्मद आजम खान साहब की बात है, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और केवल इसलिए हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी अच्छी बना दी, कुछ काम अच्छे कर दिए। और जब जांच होगी तो दूसरों की भी तो जांच होगी। हमने कहा कि मॉल बताइए, हजारों करोड़ का बना हुआ, आपने कितने करोड़ में बेच दिया? आप एक्सप्रेसवे को बेचने जा रहे हो? क्या आप एक्सप्रेसवे को नहीं बेचने जा रहे हो? आपने टोल किसको दे दिया? क्या जनता नहीं जानती? वो समय आएगा, वो समय बताएगा कि सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया है, सरकार ने कितनी लूट की है। सरकार, ये मुझे आप बताइए, सरकारी एक योजना चला रही है कि अगर आप इंटरकास्ट शादी करते हैं तो 50,000 रुपए मिलेंगे आपको, इंटर रिलीजन शादी करते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। जब सरकार ही योजना चला रही है तो सरकार ये कानून क्यों ला रही है? और फिर आर्टिकल 21 सरकार पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? केवल 9 पेज पढ़े आपने? पूरा झूठ पढ़ लीजिए, पूरा झूठ है उसमें। छात्रों से पूछा किसी एक भी काम हुआ, छात्रों को कहना था उसमें एक भी काम नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी की जो बात वहां पे लिखा गया 10 अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, उसको लेकर हमको बहुत चिंता हुआ कि एक भी यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय नहीं होती। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो इस तरह की यूनिवर्सिटियां आप? मुझे खुशी है इस बात की कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा बजट का पैसा किसी ने दिया था तो समाजवादी सरकार ने दिया था। उसको आप ऑन रिकॉर्ड निकाल लीजिए। और सबसे ज्यादा लैपटॉप भी अगर किसी ने यूनिवर्सिटी में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी सरकार ने दिया। और एक शानदार मेट्रो उसके सामने से निकल के जा रही है, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। आपको सोचना यह चाहिए, जितनी मेट्रो समाजवादी सरकार ने बनाई, जहां तक जाती है वहां से वापस मेट्रो लौट आती है। यह सरकार उससे आगे नहीं बढ़ा पाई। जिन शहरों में हम समाजवादी सरकार ने दी मेट्रो, चाहे वो कानपुर हो चाहे आगरा हो, उसको अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। ये वही समाजवादी पार्टी की सरकार का चल रहा है। हमें तो मुख्यमंत्री से ये देखना है कि मुख्यमंत्री जी ने 2 मेट्रो अनाउंस की थी, आप भूल गए होंगे, मुझे तो याद है, एक झांसी में और एक लगता है गोरखपुर में। और उन्होंने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी दिया, उनके घोषणा पत्र में नहीं था।
वो समाजवादियों का चोरी करके, नकल कर करके बना रहे हैं, और वो आकर के हमारे घर में जोड़ दिया। हैदराबाद वाले समझ ही नहीं पाएंगे जो बोल के आएंगे, वो तेलुगु भाषा है वहां पर, और इनकी ठोको नीति तो कोई समझ में ही नहीं पाएगा। और वो जो राम राम सत्य है वो भी कोई नहीं समझ पाएगा। तो कोविड चल रहा है तो हमें भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए था, आपको भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए था। और बिहार का इलेक्शन आपने पूरा लाइव टेलीकास्ट किया है, आपको नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत बड़ी गलती की। कोविड, हालांकि जनता ये समझती है कि कोविड है ही नहीं कुछ, आम जनता गरीब ये समझ रही कोविड नहीं है। तो ये हर देश में है इस तरह की, कुछ आबादी ऐसा मान रही है, कुछ लोग ऐसे मानते कोविड नहीं है, लेकिन बीमारी है। हमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि बीमारी है, और अगर बीमार हो गए तो उसके लिए इलाज बड़ा मुश्किल है, शायद संभव भी नहीं होगा। लखनऊ के अस्पताल भरे हुए हैं, दिल्ली के अस्पताल भरे हुए हैं, और सरकार जैसा कर रही है वो आपसे बेहतर कौन समझेगा। और आपके बीच के लोग भी चले गए, आपके बीच के लोगों के परिवार के सदस्यों की भी जान चली गई कोविड से। और हम पार्टी कार्यालय में, हमारे बीच के भी लोग हैं, कईयों को हम जानते हैं जिन्होंने कोविड से जान गई है जिनकी। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया, सरकार ने गरीब को इलाज नहीं दिया, उनको 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं दिया। इसीलिए तो वो कानून ला रहे हैं जिस कानून की आप हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं जनता सही मुद्दों पे बहस करे, सही मुद्दे सरकार से पूछे जाएं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, लखनऊ की मेट्रो, आपके एक्सप्रेस वे, आपने कहा दिवाली पे बन जाएगा पूर्वांचल का, क्या दिवाली आने वाली है क्या? अब अगले साल की दिवाली आएगी। और फिर मंडियों की हालत क्या कर दी आपने? भविष्य में मंडियों का क्या होगा? इतनी बड़ी बड़ी मंडियां बनी समाजवादी सरकार में, आपकी बांदा में मंडी बनी, झांसी में बनाई, जालौन में बनाई, चित्रकूट में बनाई, आपके एक्सप्रेस वे के अलोंग बनाई, जमीन सुल्तानपुर में लेनी थी, गाजीपुर में लेनी थी, आजमगढ़ में लेनी थी। आज क्या हुआ उन मंडियों का? और ये जो किसान, जो प्रधान संघ का साथी बोल रहा था, मंडी ने कभी इतने गांवों को सीसी नहीं बनाया होगा। कम से कम मंडी से विकास होता था। कई हजार गांव जनरेशन मिस बनाए गए थे मंडी के पैसे से। अब मंडी खत्म कर दी। इस सरकार ने सबका पैसा छीन लिया। कौन सा कर्मचारी जिसका पैसा नहीं छीना? किसका वेतन नहीं काटा? और अर्थव्यवस्था कहां है? भविष्य क्या दिखता है आपका? क्या भविष्य है बोलिए? तो सोचिए, जिस सरकार ने भविष्य खत्म कर दिया हो, लोगों के अंदर नफरत फैला रहे हो, और नफरत के साथ साथ लोगों के बीच में खाई पैदा करते हो। मुझे सुनने में आया है कि एक पत्रकार को जिंदा जला दिया। ये देखिए आप, ये देखिए आप। और जिंदा ही नहीं है। आप बताइए क्या घटनाएं हो रही हैं? आखिर पुलिस कर क्या रही है? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? कम से कम सरकार को ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार को इस परिवार की मदद भी करनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी सुरक्षित रहिए, हम भी सुरक्षित रहें, पता नहीं किसकी जान चली जाए। सरकार कोरोना को लेकर के झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है। कोरोना के आंकड़ों को लेकर के झूठ बोल रही है सरकार। दुखद है। सरकार बदलो। ना 1 करोड़ को मिला, ना 50 लाख को मिला। छोड़िए, भूल जाओ। सर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक कंपनी सर्वे की है, और पूरे
एशिया में नंबर 1 घूसखोर भारत देश को बताया है। अरे बता चुका मैं, इसी साथी ने कुछ सवाल पूछा तो इसी में मैंने बताया था कि अगर घूसखोर हमें साबित किया गया है तो कितनी शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। और फिर आप देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने क्या अपनी किताब में लिखा कि अपने यहाँ जो पैसे वाले लोग हैं उनका जीवन कैसा है। तो अगर ये बातें आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तो कितनी दुख की बात है। फिर आखिरकार भ्रष्टाचार कर कौन रहा है, सरकारें किसकी हैं? ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो हमें आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं तभी तो कह रहा, हमारा पत्रकार साथी हाजिम खान साहब के बारे में पूछ रहा था, वो साथी भी जानता है कि सच्चाई क्या है। ये सरकार ऐसी है कि किसी को भी पकड़ करके बंद कर देगी और कुछ भी साबित कर देगी। इनके अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, इसलिए सावधान रहिए बिल्कुल। अभी आपने अमेरिकन राष्ट्रपति की किताब के बारे में बात किया है, सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि उस किताब में राहुल गांधी की सभी टिप्पणियां करी गई हैं, आप कितना एग्री करते हैं उससे? अगर मेरे बारे में टिप्पणी की होती तो बोलता मैं अच्छा, हमें तो वो जानते नहीं, तो हम ऐसी बातें नहीं करते, हम केवल दूसरी बात कह रहे हैं जो मैंने कहा आपसे। भैया आपने 2016-17 में हमीरपुर में 4 लेन बाईपास बनाने की घोषणा की थी, अब उसको सरकार जो भूमि दिख रहा है सब कुछ हो चुका था, सरकार उसको 2 लेन कर रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी कार्यक्रमों की नकल कर रही है। समाजवादी पेंशन 500 रुपया समाजवादी लोग दे रहे थे, डायरेक्ट अकाउंट में जा रहे थे, और आप ऑन रिकॉर्ड ढूंढिए। और हमारे एक साथी ये कह रहा है कि वो भी रिकॉर्ड ढूंढता है। सबसे ज्यादा अकाउंट किसने खुलवाए थे उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसने खुलवाई थी उत्तर प्रदेश में? समाजवादी सरकार ने। डीबीटी प्रोग्राम किसी ने लागू किया था तो समाजवादी सरकार ने। और पाइप वाटर सप्लाई अगर आप याद कीजिए, उसी जिले में राठ में समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। उसके लिए बजट का भी इंतजाम किया था 200 करोड़ से ज्यादा, कि एक रिजर्वायर से पानी लेकर के हम राठ कस्बे तक ले जाएंगे और अलोंग जितने भी गांव होंगे उनमें पाइप वाटर सप्लाई देंगे। और मुझे याद है तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, उनका एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था, उनके बेटे उसमें थे और जो एक्सपर्ट थे। सबसे अच्छा काम अगर पाइप वाटर सप्लाई का देश में कहीं हुआ है तो वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने किया। और उन्होंने ही एक टीम अपने एक्सपर्ट की और जो टेक्निकल लोग हैं उनके भेजा था, मुझे खुद दिखाया उन्होंने, और उनकी योजना को देख करके मैंने बजट में शामिल किया था। और पहली पाइप वाटर सप्लाई हमीरपुर जिले में एक रिजर्वायर से लेकर के राठ तक पहुंचाने की थी, और उसके अलोंग जितने भी गांव थे उनको पाइप वाटर सप्लाई देने का इंतजाम था। ये तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं आपको। और फिर अभी आप प्रचार कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं कि पाइप वाटर सप्लाई किया आपने। तो जिस प्रदेश में 1 करोड़ नौकरी की सूची नहीं मिली हमें, अब 50 लाख नौकरी और मिल रही है। कम से कम एक करोड़ की दे दो तो 50 लाख, हम जाने की 50 लाख की भी जानकारी करें। लखनऊ में 14 करोड़ की लागत से आपने अभिनव मॉडल स्कूल बनवाया था, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। वहां पर जानवर घूमते हैं और बगल में एक सरकारी स्कूल है, वो जर्जर अवस्था में है, वहां बच्चे बैठते हैं, उसके अंदर अभी एंट्री नहीं। देखिए, हम और आप थक जाएंगे बातचीत करते करते, जानवर कहां कहां घूम रहे हैं। देखिए, आपको 1090 डायल 100 और अब जो है डायल 112 है, इसके डेटा पे आप बैठिए, एनालिसिस कीजिए कि आखिरकार क्या है, और फिर उस पर सरकार काम करे। लेकिन सरकार तो काम करना ही नहीं चाहती है ना, सरकार दिखावा करना चाहती है, प्रचार करना चाहती है। एक आपसे और निवेदन है, क्योंकि कार्यक्रम था, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं चाहूँगा कि एक वर्चुअल कार्यक्रम और है जो हमारे विधायक हैं पार्टी के नरेंद्र वर्मा जी, वो अपने साथी किसानों के साथ जहाँ पर धान खरीदा जा रहा है वहाँ बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं। मैं चाहूँगा सीधा किसान से बात हो जाए और हमारे विधायक जी ये बताएं कि आखिरकार वहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानी आ रही हैं। तो केवल 10 मिनट का कार्यक्रम और है। मेरा पत्रकार साथियों से निवेदन है, क्योंकि बहुत सारे आप पे सवाल हैं और बहुत सारे आप कहना चाहते। इधर में एक बात मेरे दिमाग से निकल गई थी कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर के, जेवर एयरपोर्ट के लिए
कोई खिलाफ नहीं है। एयरपोर्ट बने अच्छी बात है, और मुझे खुशी है कि फाइल पर अगर पुनः किसी ने जेवर एयरपोर्ट दिया है तो समाजवादी सरकार ने दिया है, फाइल पर दस्तखत समाजवादी सरकार के हैं। हमारा यही मानना है कि जिन किसानों से ज़मीन ली जा रही है, वो एक बड़ा डेलीगेशन आया है हमारे साथ, यहाँ हैं कुछ साथी लोग, अगर यहाँ हो तो खड़े हो जाएं। जेवर एयरपोर्ट में जाटव समाज के जितने लोग किसानों की ज़मीन का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, वो कहते हैं रे की ज़मीन है, ये ज़मीन सौर ज़मीन है, इसका मुआवजा नहीं मिलेगा। आवंटन थी उनको ज़मीन, अब ये मुआवजा नहीं दे रही सरकार, कैसी है? एक जगह किसान को लाठी से अपमानित कर रहे हैं और दूसरी जगह उन्हीं की ज़मीन छीन रहे हैं और उन्हें भी मुआवजा नहीं दे रहे। तो इसलिए हमारी जो साथी आए हैं, इनकी मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा मिले, जो कानूनी है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। हम इससे सहमत हैं कि उन्हें मुआवजा मिले। अगर ले सकते तो ऑनलाइन ले लो। अगर आ जाएंगे 5 मिनट, अगर आ जाएंगे ठीक है, नहीं तो कुछ टेक्निकल के कारण हमारी उसका छूट गया। क्या ये सच है 10,000 मेगावाट बिजली का आ रहा है सोलर का? पैसा कहाँ है? टाइम्स ऑफ इंडिया में आया। नहीं, 22 से तो अच्छे दिन आ रहे हैं। 22 से सब चीज ठीक हो जाएगी। हैं? नहीं, हमारी जगह फिक्स है। हाँ, उनकी ना फिक्स हो तो क्या है, लेकिन हम अपने साथियों से कहें इतना बड़ा सपना नहीं दिखाएं, हमें थोड़ा धीमी रफ्तार से चलने दें। हम लोग देख सकते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये पुरानी कहावत है, हजारों साल में बनी है। और खरगोश और कछुए की आप जानते ही हैं, वो तो बचपन में पढ़ी हम लोगों ने, जो ज्यादा तेज दौड़ेगा इसलिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उसी पे रहने दो हम लोगों को। और ये भी हमारा सम्मान करना चाहते, जल्दी दीजिए कि कौन लोग आए साथी। हाँ लाइए, अभी तो बाद में करना, फिर बाद में डिस्टर्ब हो जाएगा फिर बाद में। हाँ हाँ हाँ, सीतापुर नरेंद्र वर्मा। खालिद क्या बात सादिक साहब का? कौन है? सादिक साहब बुला दो अगर हो तो बाहर। सादिक साहब, बोरे तो दिख रहे हैं लेकिन खरीद नहीं हो रही। धान तो दिख रहा, बोरों में भरा रखा है। सादिक साहब, इधर आ जाओ भैया, इधर बैठ जाओ, जो लोग बैठ जाए। बबलू इधर नीचे बैठो, नीचे बैठो। इधर सामने और कुछ लोग इधर, कुछ लोग उधर। तो बचा लो सामने, एक कल सब बैठ जाओ बैठ जाओ। अनिल बैठ जाओ ना, पीछे यादव जी बैठ जाओ भैया। सब लोग, कुछ लोग उधर 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 देख सकते, यहाँ देखो चलो भैया प्रणाम। उधर बैठा सर जी, उधर कुछ लोग बैठा दो।
भैया प्रणाम। प्रणाम। विधायक जी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप बोलें, क्योंकि लखनऊ की प्रेस भी बैठी है, लखनऊ के तमाम हमारे जितने भी सीनियर पत्रकार हैं सब बैठे हुए हैं, और जो आपने मौके पर देखा है, जो हमारे किसानों की तकलीफ है, जो हमारे किसानों की परेशानी है, और लगातार महीनों से परेशान हो रहे हैं, जिनको कीमत मिलनी चाहिए थी, धान की कीमत नहीं मिली, पूरी लूट हो गई उनके धान की। इधर जो महंगाई बढ़ी है खाद की या जो भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं, और गन्ने का भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मुझे खुशी है कि आप तमाम किसानों को लेकर के धान खरीद केंद्र पर बैठे हैं और तमाम समस्याएं आप बता पाएंगे कि आज किसान क्या फेस कर रहा है, क्या मौके पर उनकी तकलीफ और परेशानी है। मैं चाहूंगा विधायक जी, आप नरेंद्र वर्मा जी पूरा बताइए, प्रेस के लोग सुनेंगे आपको। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सादर प्रणाम। कर रहा है, क्या मौके पर उनकी तकलीफ और परेशानी है। मैं चाहूंगा विधायक जी, आप नरेंद्र वर्मा जी पूरा बताइए, प्रेस के लोग सुनेंगे आपको। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महमूदाबाद, मैं चाहूंगा विधायक जी, आप नरेंद्र वर्मा जी पूरा बताइए, प्रेस के लोग सुनेंगे आपको। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महमूदाबाद के किसानों की तरफ से आपको नमन, आपको प्रणाम। महमूदाबाद, सीतापुर, पूरे प्रदेश का किसान आज आपकी तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश की मंडियों में, सरकारी मंडियों में, आवाज नहीं आ रही, सरकारी मंडियों में और प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ धान 900, 950, 1000 और एकदम 1100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिक रहा है। गल्ला मंडियों में महीनों से ट्रैक्टर ट्राली लिए किसान खड़े हैं, जो आपके सामने यहाँ पर धरने में बैठे हैं। यहाँ पर 3 दिन से हड़ताल चल रही है महमूदाबाद तहसील में, महीनों से ट्रैक्टर ट्राली लिए किसान खड़े हैं, जो आपके सामने यहाँ पर धरने में बैठे। 3 दिन से महमूदा तहसील में 3 दिन से हड़ताल चल रही है महमूदाबाद में, 3 दिन से भैया हड़ताल चल रही है। किसान महीनों से ट्रैक्टर ट्राली लेकर यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठंडक का मौसम है और गन्ना किसानों को पर्चियां भी मिलने लगी। इस समय तहसील महमूदाबाद मंडी यार्ड में 250 ट्रैक्टर ट्राली खड़ी है और पूरा मंडी यार्ड जाम है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्रय केंद्र है वहां पर भी ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हैं, तौली नहीं जा रही। कैसे किसान गन्ना अपना ले जाएगा मिल पर, सेंटरों पर, ये दिक्कत का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, किसान बिल्कुल निरीह हो गया है। हम आपको अनुरोध करना चाहेंगे, आपका अनुरोध करना चाहेंगे कि आपकी अपनी, हमारी खुद की किसानों की सरकार में आपने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। आपने नहर ट्यूबवेल की सिंचाई मुफ्त की थी, आपने तहबाजारी खत्म की थी, आपने किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख की थी, आपने आदरणीय नेताजी ने चुंगी खत्म की थी, सड़क पर टोल पर ट्रैक्टर ट्राली बैलगाड़ी का पर टैक्स आपने खत्म किया था। आपके कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 65 रुपया प्रति क्विंटल 5 वर्षों में गन्ने का मूल्य बढ़ा था। माननीय अध्यक्ष, आज 4 वर्ष हो रहे हैं, 10 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का दाम 2017 में बढ़ा है, वो भी लगभग 11,000 रुपया का गन्ना का भुगतान पूरे प्रदेश में बाकी। मिले चल गई, लेकिन सरकार ने गन्ना का मूल्य न बढ़ाया है और न भुगतान किया। भैया, किसान ये चाहता है कि जो भारत सरकार कृषि अमेंडमेंट बिल लाई है, काला कानून लाई है, ये तीनों कानून किसानों के विरोधी है। मंडियां खत्म करने की साजिश है, बाहर टैक्स नहीं होगा, अंदर टैक्स होगा, ये मंडी अडानी अंबानी को सौंपना चाहिए। हमारी कांटेक्ट की खेती में किसानों का कहना, किसान यूनियन के यहाँ पदाधिकारी भी हैं, भारतीय किसान का अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बैठे हैं, उनका कहना है कि कांटेक्ट की खेती में हमारी मेड़े टूट चुकी हुई है। फैसला एसडीएम करेगा, डीएम करेगा, जो राजस्व करेगा। अगर जुडिशरी लोग फैसला नहीं करेंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति जिनके फार्म होंगे, वो किसान का फैसला कैसे होगा? क्योंकि किसान निरीह है, किसान गरीब है। कांटेक्ट की खेती पर किसान विरोध कर रहे हैं। एमएसपी बाध्यकारी हो, ये किसान मांग कर रहे हैं।
मंडियां न तोड़ी जाए, अडानी अंबानी न बेची जाए, ये किसान मांग कर रहे हैं। और सबसे प्रमुख बात भैया ये है कि इन्होंने एक्ट खत्म कर दिया कि कोई व्यापारी कितना चाहे उतना भंडारण कर ले और जब चाहे तो बेचे। अभी जब किसान पास आलू कोल्ड में नहीं बचा, आलू भाव कहाँ पहुंच गया, प्याज भाव कहाँ पहुंच गया, और हमारी फसल है इस समय, तो धान का भाव क्या है, आपका मक्का का भाव क्या है, गेहूं हमारा सीजन पर 1800 रुपए था, 1400 में मारा घूम रहा है। किसान भैया आरा पशुओं से परेशान है। डीएपी के दाम 1 अक्टूबर से 50 रुपए बढ़ा दिए गए, एनपी के दाम 1 अक्टूबर से 75 रुपए कुंटल बढ़ा दिए गए, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है। आवारा पशु किसान परेशान है, रात रात अपने खेतों पर पहरेदारी कर रहे हैं। अरबों रुपए तार उन्होंने पूरे प्रदेश में लगाए हैं। इस सरकार को चाहिए कि आवारा पशुओं के नुकसान से किसानों की भरपाई करे, डीजल और बिजली पर किसानों को सब्सिडी दे, खाद के बढ़े हुए दाम वापस ले, और किसानों का धान और मक्का जो एमएसपी मूल्य है उस पर 100% खरीदे। इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है, ये बता रहे हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है। तो भैया किसान क्या करें, बहुत बुरा हाल है। आपसे महमूदाबाद सीतापुर उत्तर प्रदेश किसान चाहते हैं कि संघर्ष ही हमारे पास रास्ता है। आपकी पार्टी संघर्षों की पार्टी है, किसान आपके साथ है, नौजवान आपके साथ है, छोटा व्यापारी आपके साथ है। स्कूलों का निजीकरण हो रहा, बाबा जी ने बेच दिए, पॉलिटेक्निक आईटीआई जो आपने बनाए थे, स्कूल जो मेरे क्षेत्र में 5 अभी बने खड़े जो आपने बनाए थे चल नहीं रहे, 9 अस्पताल भैया आपने बनाए थे जो चल नहीं रहे, महिला चिकित्सालय चल गया, अर्बन चिकित्सालय चल गया, आपने 5 दुकानें चला दिए महमूदाबाद में, आपने पीजी कॉलेज चला दिया, आपने छात्रावास बना दिया, आपने पुल बना दिए, आपने 7 वो बनाए थे 132 11 का 33/11, आपने महिला अंडरग्राउंड केबलिंग किया, आपने पुल बनाए, लोहिया आवास लाए, और आप लाए जनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत आपने काम दिए, और त्वरित विकास में आपने हमारे साथ बहुत पैसा दिया। आई स्पर्श स्मार्ट योजना दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, वो काम भैया ये नहीं कर रहे, अधूरे काम पड़े, अधूरा गेट हमारा पड़ा, अधूरा छात्रावास पड़ा, अधूरा पुस्तकालय पड़ा, अधूरा वाटर एटीएम पड़ा, अधूरी बाउंड्री वॉल पड़ी है। लेकिन ये मासूमों की सरकार, ये धर्म के नाम पर जनता को लड़ा रहे हैं, धर्म की अफीम उन्होंने खिला दी है। जनता आपको सुनना चाहती है, और जनता और किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, छोटा व्यापारी चाहता है कि लड़ाई भैया आर पार, इन्हें जो करना हो कर ले। जैसे कल इन्होंने दिल्ली में, परसों दिल्ली में किसानों के साथ जो अत्याचार किया है, ये आजाद भारत कभी नहीं हुआ। ठंडक में वाटर कैनन चलाए गए, आंसू गैस चलाई गई, लाठियां चलाई गई, और सड़कों पर ट्रक खड़े कर दिए गए, जीसीबी खड़ी कर दी गई, रोलर खड़े कर दिए गए, और वो सीमेंट के कंक्रीट लगा दिए गए, और वो कटीले तार लगा दिए गए। क्या हो रहा? आपकी सरकार, मुझे याद है कि कोई किसान अपनी बात करता था, कोई नौजवान अपनी बात करता था, शिक्षा मित्र आते थे, आंगनबाड़ी आते थे, आप डेलीगेशन बना करके हम लोग को भेजते थे, आप खुद बुलाकर सुनते थे कि भैया बात सुनो उनकी क्या है। आपने सबके साथ न्याय किया, लेकिन वर्तमान सरकार में बहुत अन्याय हो रहा है। अब आप उठाइए धनुष और निकलिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जनता आपका इंतजार कर रही है। धनुष और चक्र और गधा तीनों चीजें बहुत बहुत हम आपसे अनुरोध करेंगे कि महमूदाबाद किसानों को आप संबोधित करें। और भैया यहाँ जो हमारा मांग पत्र है, उसमें तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, कृषि संबंधी श्रमिक संशोधन कानून वापस लिया जाए, तहसील महमूदाबाद में तुरंत धान की चुलाई शुरू की जाए, जिन किसानों को टोकन नहीं देंगे उनको टोकन तुरंत दिए जाए, किसानों पर झूठे मुकदमे जो लिखे गए वापस लिए जाए, डीएपी एनपी के खाद के दाम बढ़ाए वापस लिए जाए, किसानों के लिए बिजली खाद डीजल के दाम कम किए जाए, कृषि यंत्रों से जीएसटी हटाई जाए, आवारा जानवरों से हो रहे फसलों के नुकसान को मुआवजा दें, जिन किसानों की ट्राली धान सेंटर पर फंसी खड़ी है उन किसानों की गन्ना की पर्ची आ गई है, तो उन पर्चियों को गन्ना की तौल दिना किसान के मांग के रूप दी जाए, नहरों को टेल तक पानी पहुंचाया जाए, बंद पड़े राजकीय नल, पराली जलाने के आरोप में प्रदेश के किसानों पर लिखे जा रहे मुकदमे वापस लिए जाए और उनको जुर्माना से बचाया जाए, पराली को नष्ट करने के लिए सरकार मुआवजा दे, अनुदान दे। भैया आपका बहुत बहुत आभार। और भैया जब तक ये टोकन देंगे नहीं मैं यहाँ अमरनाथ बैठ जाऊंगा,
मैं बीमार भी हूँ, टाइफाइड हूँ, पड़ा हुआ है, हटूंगा नहीं जब तक कि टोकन नहीं देंगे, ना कोई किसान हटेगा। विधायक नरेंद्र वर्मा जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में वहां पर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं और जितनी भी मांगे आपने रखी हैं ये सभी मांगे किसान हित में हैं। खाद सस्ती हो जाए, डीएपी का पैसा बढ़ा हुआ वापस मिल जाए, डीजल पे बिजली पर सरकार सब्सिडी दे। जहां किसान की आय बढ़ाने की बात थी वहीं अभी धान की कीमत नहीं मिल रही और हमारे किसान का गन्ने की पर्ची नहीं मिल रही। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सीधे सीधे हमारे किसान भाइयों से जुड़े हैं। मैं किसान भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत कम समय की जानकारी में आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आज न केवल हमारी बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी के लोगों की आपने हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अपने किसान भाइयों को और विधायक नरेंद्र वर्मा जी को कि किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के हित के लिए और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ाई अगर समाजवादी पार्टी को लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। क्योंकि अगर खेती बर्बाद हो जाएगी तो सवाल केवल आपका नहीं है, सवाल देश का है। हमारे किसान अगर बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। आपकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपका परिवार का पूरा जीवन यापन इसी से है। अगर समय पर भुगतान हो जाए, धान की कीमत सही मिल जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। भविष्य में बहुत जल्दी हम आएंगे और अगर नरेंद्र वर्मा जी इस बीमारी और तकलीफ में बैठे हैं, मैं उनके हाथ को देख रहा हूं, उनके हाथ में पट्टी लगी हुई है, लगता है कोई बोतल चढ़ी होगी ग्लूकोज की या कोई दवाई चढ़ाई गई होगी। मैं उनसे कहूंगा कि अपना आराम भी करें। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ से भी आपके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं नेताओं को भेजूंगा और जरूरत पड़ी तो हम भी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हम बधाई देना चाहते हैं सभी अपने किसान भाइयों को। मैं प्रेस का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कुछ 20-25 मिनट इसके लिए भी निकाल लिए। ये सब मुद्दे आप जानते हो, ये तकलीफ परेशानी आप सब जानते हो, बस सरकार नहीं जानती। अभी 2 लोग हैं, जल्दी से आइए। हाँ, इस सरकार में कार्रवाई उम्मीद मत करिए। लो जल्दी आओ, जल्दी आओ। अच्छा, आप मैं जानकारी कर लूंगा, अभी हॉल में चलेंगे। चलिए, बहुत बधाई। अभी करा रहे हैं, एक वो सामान ला रहा है कुछ, उसके बाद। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए।